नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ सुषमा। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और यूपी में दलित पॉलिटिक्स के नए नेता को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि राज्य में करीब 21% दलित वोटर्स हैं और इन वोटर्स पर प्रत्येक पार्टी की नजर रहती है। खास तौर पर बसपा को यूपी में दलित पॉलिटिक्स के लिए ही जाना जाता है, लेकिन पिछले 12 साल से पार्टी राज्य की सत्ता से बाहर है और उसका बड़ा वोट बैंक भी धीरे धीरे हाथ से छिटकते देखा जा रहा है। इस बीच यूपी की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद नए दलित चेहरा के रूप में बनकर उभरे हैं। चंद्रशेखर को राजनीति में न सिर्फ खुद को स्थापित करते देखा जा रहा है, बल्कि वो मजबूती से दलितों के हक में आवाज भी उठाते नजर आ रहे हैं। इस बार आम चुनाव में जब मायावती की पार्टी बसपा का खाता नहीं खुल सका है, तब चंद्रशेखर ने बिजनौर जिले की नगीना आरक्षित सीट से बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। चंद्रशेखर की जीत के मायने भी निकाले जा रहे हैं और दलितों के बीच पसंदीदा बनने की चर्चाएं भी सियासी गलियारों में होने लगी हैं। ये जीत दलित वोटर्स में स्पष्ट बदलाव का संकेत दे रही है। चंद्रशेखर ने अकेले ही ये लड़ाई लड़ी, जबकि उनके सामने सपा कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए भी दमखम से ताल ठोक रहा था। बसपा 2024 के चुनाव में अकेले दम पर उतरी थी, लेकिन नतीजे आए तो एक दशक बाद भी चारों खाने चित हो गई है। 2014 के बाद 2024 में भी बसपा का खाता नहीं खुल सका है। जनाधार भी 10% से ज्यादा खिसक गया है। एक भी सीट पर दूसरे नंबर पर नहीं आ सकी। सत्ता की मास्टर चाबी की संभावनाएं तलाश रही मायावती की रणनीति को भी झटका लगा है। दलित आबादी में 55% हिस्सेदारी रखने वाला जाटव समाज भी हाथ से चला गया है। ये समाज अब तक उनके पीछे खड़ा देखा जाता था, लेकिन इस चुनाव में इसे बड़ी वोट बैंक का बसपा से मोह भंग देखा गया और कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रति सॉफ्ट नजरिया रहा। यूपी में दलित के साथ अल्पसंख्यक वोट भी बसपा के हाथ से छिटक गए हैं। नतीजों के बाद अब गठबंधन को भी ये समझ में आ रहा है कि उसका कोर वोट बैंक धीरे धीरे खिसक रहा है और पार्टी 2014 की स्थिति में आ गई है। कहा जा रहा है कि कोर वोटर्स के दूरी बनाने के कई कारण हैं। एक कारण ये भी है कि बसपा लंबे समय से सत्ता से दूर है और मायावती खुद फील्ड में सक्रिय नहीं दिखती हैं। 2019 में बसपा का वोट शेयर 19.43% था, लेकिन अब सिर्फ 9.35% ही रह गया है। इन नतीजों के बाद कहा जा रहा है कि यूपी की राजनीति में दलितों में नई चेतना के उभार के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल दलितों के सामने खुद एक विकल्प के रूप में पेश करने वाले चंद्रशेखर ने चुनाव में नगीना आरक्षित सीट पर बड़े अंतर से जीत हासिल की है। चंद्रशेखर को 5,12,552 वोट मिले। दूसरे नंबर पर बीजेपी के ओम कुमार को 3,61,089 वोट मिले और तीसरे नंबर पर सपा के मनोज कुमार को 1,23,074 वोट मिले। चौथे नंबर पर बसपा के सुरेंद्र पाल सिंह को सिर्फ 13,272 वोट मिले। चंद्रशेखर की 1,51,453 वोटों से जीत हुई है, यानी जितने वोटों से चंद्रशेखर की जीत हुई, उससे भी कम वोट बसपा उम्मीदवार हासिल कर पाया। चूंकि यूपी में 20 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां 22 से 40% तक दलित समुदाय से जुड़े वोटर्स का खासा प्रभाव है, यानी ये वोटर्स ही हार जीत तय करते हैं। नगीना सीट भी इस सूची में शामिल है। चंद्रशेखर की जीत इसलिए मायने रखती है क्योंकि 2019 में ये सीट बसपा ने जीती थी। चंद्रशेखर दलितों की राजनीति करते हैं और अपना आदर्श कांशीराम को मानते हैं। उन्होंने 2020 में अपनी पार्टी का गठन किया और उसका नाम भी आज़ाद समाज कांशीराम रखा है। वहीं मायावती की पूरी राजनीति भी कांशीराम की विरासत पर टिकी हुई है। 1984 में कांशीराम ने ही बसपा की स्थापना की और 2001 में मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। मायावती जिस दलित वोट बैंक पर अपना अधिकार रखने का दावा करती हैं, चंद्रशेखर भी उसी में सेंध लगाते देखे जा रहे हैं।
कांशीराम ने यूपी की राजनीति में जातीय समीकरण का ऐसा कॉकटेल तैयार किया था जिसमें दलितों, अति पिछड़ों और मुस्लिम वर्ग को अपने साथ जोड़ा था। कांशीराम के निधन के बाद पार्टी की कमान मायावती के हाथ में आई और उन्होंने कैडर कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए दलित पॉलिटिक्स को नया आकार देने की भी कोशिश की। यूपी की सत्ता में मायावती ने 4 बार कमान संभाली। उनके नाम देश में अनुसूचित जाति की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का भी रिकॉर्ड है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि पिछले कुछ साल से दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता ने बसपा प्रमुख मायावती की टेंशन बढ़ाई है। दोनों ही पार्टियों के नेताओं का एक ही खास वोट बैंक पर नजर होने से शह-ए-मात का खेल भी शुरू हो गया है। चंद्रशेखर को अक्सर अपने भाषणों में बसपा प्रमुख मायावती को निशाने पर लेते देखा जाता है। चंद्रशेखर आरोप लगाते हैं कि मायावती ने दलितों के लिए ठीक से काम नहीं किया। इसका खामियाजा समाज भुगत रहा है। वे दलित समाज के बच्चों के लिए खुद के स्कूल से लेकर अन्य मदद का दावा भी करते हैं। चूंकि चंद्रशेखर युवा हैं और उसकी काट ढूंढने के लिए बसपा ने सबसे पहले युवा चेहरे के तौर पर आकाश आनंद को प्रोजेक्ट किया। 2019 के चुनाव के बाद नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। 2022 के बाद मायावती ने आकाश की जिम्मेदारियां और बढ़ाईं। 6 महीने पहले उन्हें अपना उत्तराधिकारी तक घोषित कर दिया। आकाश को दलित आबादी वाली सीटों पर प्रचार के लिए भेजा गया। चंद्रशेखर को घेरने के लिए आकाश ने भी मुखरता से बोलना शुरू कर दिया। आकाश और चंद्रशेखर की शैली से लेकर राजनीति करने के तरीके भी दलित समाज में चर्चा का विषय बन गए। दोनों नेताओं के समर्थक भी बढ़ने लगे और युवा की पसंद भी सामने आने लगी। इस बीच सीतापुर की रैली में आकाश पर समाज को भड़काने का आरोप लगा और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। मायावती ने आकाश की न सिर्फ रैलियों पर प्रतिबंध लगाया बल्कि जिम्मेदारियों से भी मुक्त कर दिया। कहा जा रहा है कि इससे बसपा को खासा नुकसान पहुंचा और चंद्रशेखर की छवि नगीना सीट पर और ज्यादा मजबूत हो गई। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब मायावती ने अपने उत्तराधिकारी और 2 नंबर के नेता भतीजे आकाश आनंद से सारी जिम्मेदारियां छीन लीं और सार्वजनिक रूप में बयान में कहा कि वो परिपक्व नहीं हो जाते तब तक उन्हें जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाता है। आरक्षण और संविधान को लेकर सबसे आगे रहने वाले बसपा नेताओं ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी। दलित वोट बैंक में ये संदेश गया कि वाकई अब मायावती बहुजन आंदोलन से दूर हो गई हैं। इन सारे घटनाक्रमों के बीच माहौल बदलते देर नहीं लगी और यूपी के अंदर ये धारणा बन गई कि बसपा दबाव में आकर काम कर रही है और फैसले ले रही है। वोटर्स को भी ये एहसास हो गया कि पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पा रही है। बसपा के कमजोर होने की स्थिति में चंद्रशेखर दलित युवाओं के लिए एक नए विकल्प के तौर पर देखे जा रहे हैं। सुनते रहिए न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट, आपकी आवाज़।